क्या करना था हमें? गुड इवनिंग सर। गुड गुड सर इवनिंग सर। लास्ट क्लास में क्या कराया था हमने? सर अपेरेंट वेट। हाँ, एपरेंट वेट खत्म हो गया, ठीक है सर। तो लास्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर का और सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे होता क्या है, और फिर इससे बेस्ड न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें भी बहुत न्यूमेरिकल आएंगे। तो फ्रिक्शन क्या होता है बताओ, पढ़ा है पहले कभी? सर जैसे हम चलते हैं तो जो अपोजिंग फोर्स लगता है ग्राउंड से। अपोजिंग फोर्स लगता है, ठीक है। क्या सिर्फ अपोज ही करता है फ्रिक्शन? नो सर, सर हीट भी प्रोड्यूस होती है। नहीं, मतलब कहने का मतलब सिर्फ अपोज ही करता है या सपोर्ट भी कर सकता है हमें चलने के लिए? सर सपोर्ट। सर सपोर्ट भी कर सकता है। सपोर्ट भी कर, ठीक है। चलो, तो फ्रिक्शन को समझने के लिए पहले तो थोड़ी सी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। डेफिनेशन अगर पूछे तो कुछ भी होता है, जब भी कोई बॉडी, मान लो हमारे पास ये रखी हुई है, इस पर मैंने कोई ब्लॉक रख दिया, और जब भी मैं इसको यहाँ से फोर्स लगा करके मूवमेंट कराने की कोशिश करूँगा पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है, तो एक फोर्स, नया फोर्स आता है जो कि पैरेलल टू द सरफेस ही होगा, और ये इस सरफेस, दोनों सरफेसेस हैं, जैसे कि ये हम ग्राउंड ले लिया और दूसरा सरफेसेस हमारा ये ब्लॉक है, इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और लगता कैसे है हमेशा फोर्स? पैरेलल टू सरफेस, सरफेस के बिल्कुल पैरेलल लगेगा, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ पे स्लाइड करने की कोशिश करे, उस पर मूवमेंट करने की कोशिश करे, तो एक अपोजिंग फोर्स जनरेट होगा जो उन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। उसी फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन भी कहते हैं, उसी फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। ये था डेफिनेशन वाली बात लिखने के लिए कि क्या लिखेंगे। अब समझते हैं इसको होता कैसे। तो मान लो हमने एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक को ऐसे रख दिया, इस पे लगने वाले फोर्सेस बताओ। सर mg नॉर्मल। ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स। यस सर। अब मान लो एक पर्सन है, वो F फोर्स से इसको धक्का दिया जा रहा है। इनिशियली बॉडी रुकी हुई थी और वो धक्का दिए जा रहा है, लेकिन ये ब्लॉक मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। ऐसा कई बार होता है, बहुत सी चीज़ें होती है जिसको हम धक्का देने की कोशिश करते हैं, बट वो हिलता भी नहीं है। जैसे मान लो बहुत बड़ा अलमीरा है, उसको मैं धक्का दे रहा हूँ बट वो हिल ही नहीं रहा। तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशंस लिखूँ तो ज़रा बता रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में नॉर्मल माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। यस सर। जरा एक्स डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स लग रहा है, जरा बताना। सर एक ही लग रहा है। सिर्फ एफ फोर्स लग रहा है। यस सर। यस सर। अब जब हमने ये अभी तक जो हमें पता था कि हमें सिर्फ एफ फोर्स लग रहा है, अगर कभी भी थोड़ा भी फोर्स लगे, यानी एफ इज़ नॉन ज़ीरो है, कि हम फोर्स लगा रहे हैं अपनी तरफ से, और फोर्स इज़ नॉन ज़ीरो, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज़ नॉन ज़ीरो। इट मीन्स एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अगर ये नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब v2 इज़ नॉट इक्वल टू v1, मतलब समझ रहे हो, ये v फाइनल समझ लो, v इनिशियल। अगर ये नॉन ज़ीरो है, इफ़ दिस इज़ नॉन ज़ीरो, इट मीन्स v2 और v1 आपस में इक्वल नहीं है, नहीं है, चेंज होंगे। यस सर। और इनिशियली तो ये रेस्ट पे था, यस सर। और इनिशियली अगर ये रेस्ट पे है तो इसको चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि एफ फोर्स लग रहा है। समझ रहे हो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट? अगर फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, और एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा हो रहा है? चेंज हो रहा है क्या?
ये ज़ीरो था, हमने धक्का लगाया फिर भी ज़ीरो है, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें दो Yes, sir. चीज़ समझ आती है, या तो ये जो हम न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं ये तो गलत है। इस चीज़ से दो चीज़ समझ आती है, या तो न्यूटन्स लॉ गलत है क्योंकि ये ऐसा अब्रप्ट सा रिजल्ट दे रहा है, या दूसरा कंक्लूजन हम ये कर सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है, हम कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ गलत नहीं है, ये वैलिड है हमारा, तो हम मिस ही कर रहे थे। क्या मिस कर रहे थे? तो यस, हम एक चीज़ मिस कर रहे थे, वो था फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि दो सरफेसेस के बीच में लगता है। ये यहाँ से स्लाइड करने की बात कर रहा है, तो ये इक्वल ही एंड इसी अपोजिट डायरेक्शन में एफ फोर्स लगा देता है, और जितना फोर्स कैपिटल एफ इधर लगा था उतना ही फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है, और नेट फोर्स क्या हो रहा है हमारा? ज़ीरो। जीरो। और नेट फोर्स कभी भी ज़ीरो हो जाएगा तो क्या मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहीं से हमें फ्रिक्शन Yes. का चीज़ समझ आया कि अगर हम ऐसे करें तो ये तो गलत हो जाता है न्यूटन्स लॉ, बट न्यूटन्स लॉ तो गलत नहीं है। तो इसका मतलब हम फ्रिक्शनल फोर्स को मिस कर रहे थे उसमें, तो यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स यहीं से हमारे पिक्चर में आता है फिज़िक्स में। अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो क्या ये हमेशा इसी डायरेक्शन में लगेगा? क्या इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है? तो नहीं, No, sir. हम जिस तरफ स्लाइड करना चाहेंगे वो उस दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है, मैं एग्जांपल दूँ तो देखो, रिलेटिव मोशन क्या होगा, मान लो हमारे पास कोई भी दो सरफेसेज है, एक सरफेस एक, दूसरा सरफेस, ठीक है। रिलेटिव मोशन के बीच में क्या होता है, जब ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करें तो ये होता है एक के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन। लेकिन अब बताओ क्या इनमें रिलेटिव मोशन हो रहा है? No, sir. नहीं, क्योंकि No, sir. दोनों ही सेम डिस्टेंस सेम टाइम में जा रहे हैं, तो दोनों का सेम डिस्टेंस, Yes. कोई रिलेटिव मोशन है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे स्लाइड कर रहे हैं तो अब इनमें क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन क्या करता है? इसी को अपोज कर, ऐसे मोशन नहीं होने देना चाहेगा, फ्रिक्शन इसी को अपोज करता है, ठीक है। और फ्रिक्शन ये चाहता है ये दोनों बॉडी आपस में साथ रहे, जैसे कि दो ब्लॉक आपस में एक दूसरे पे ऐसे स्लाइड कर रहे हैं तो चाहेगा कि साथ आए साथ जाए, लेकिन रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता रहेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को ऑलवेज अपोज करेगा, ठीक है। तो रिलेटिव वर्ड हमेशा ध्यान रखना, मोशन नहीं, रिलेटिव वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको रिलेटिव वर्ड याद नहीं रखते। रिलेटिव मोशन दो सरफेसेस के बीच में अपोज होता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन थी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो देखते हैं। तो एक होता है, इसको समझने के लिए ये हमने एक ब्लॉक लिया और एक पर्सन है जिसने पहले एक छोटा सा फोर्स लगाया, मान लो फोर्स लगाया उसने 1 न्यूटन का, और ये ब्लॉक मूवमेंट नहीं हुई। फिर उसने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर भी कोई मूवमेंट नहीं हुई। उसने 3 का लगाया, उसने 4 का लगाया, ऐसे लगाते गया। जब उसने 10 न्यूटन का लगाया तब भी मूवमेंट नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उसने 11 न्यूटन का फोर्स लगाया वो मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ब्लॉक जो है उस डायरेक्शन में हल्का सा मूव करना स्टार्ट हो गया। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले केस में जब उसने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था फिर भी कोई मूवमेंट नहीं हुई, इसका मतलब फ्रिक्शन कितना रहा होगा? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन, ठीक है। दूसरी बात, यस। जब उसने 2 का लगाया फिर भी ब्लॉक नहीं मूवमेंट हुई, तो फ्रिक्शन कितने का हुआ होगा? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का। तीसरे केस में 3 लगाया फिर भी नहीं हुआ है, और जब तक 10 नहीं आया है तो फ्रिक्शन क्या हो गया? बढ़ते जा रहा है, देख रहे हो? यस सर। यानी कि फ्रिक्शन, ये जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन है इसको हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है। जरूरी नहीं सबको अपोज करते, इसकी भी एक अपनी एक लिमिटेशन है, ये एक लिमिट तक ही अपोज कर पाता है। जैसे यहाँ पे इसकी लिमिट थी 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन तक ही अपोज कर पाया, उसके बाद नहीं कर पाया। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग इसका नेचर होता है। मतलब हमने 1 लगाया तो ये भी 2 लगाया, नेट फोर्स 0। हमने इधर से 3 लगाया, फ्रिक्शन भी इधर से 3 कैंसिल, ये 4 इधर से 4, ठीक है। तो इस टाइप के फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। 2 टाइप के फ्रिक्शन हमें पढ़ने हैं, एक होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब बॉडी रेस्ट में हो
और दोनों सरफेसेस के बीच में नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन अगर नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, so दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। वहीं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, मैंने धक्का दिया यहाँ से ब्लॉक को, और ये धक्का देना ये यहाँ से स्टार्ट करना चला गया। जब मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है और नेट फोर्स कुछ आ रहा है, बॉडी मूवमेंट कर रही है, तो ऐसे टाइप पे जो फ्रिक्शन लग रहा होता है पीछे की तरफ, दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक और मैं समझ जाओगे, जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा और उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, उसको एफ के से लिखते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही होगी बॉडी की, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा, तो उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है हमारा वाई एक्सिस पे मैं फ्रिक्शन दे रहा हूँ, और एक्स एक्सिस पे मेरा फोर्स है। कौन सा फोर्स, जो मैं इस ब्लॉक पे लगाऊंगा, ये हमारा ब्लॉक। मुझे बताओ, जैसे ही मैंने यहाँ 1 न्यूटन लगाया तो और कोई मूवमेंट नहीं हुई, तो फ्रिक्शन भी कितना होगा, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। तो यहाँ पे देखो, मैं फ्रिक्शन को अगर 1 न्यूटन दिखाता हूँ तो मुझे फोर्स भी 1 न्यूटन। जैसे ही मैंने फोर्स 2 न्यूटन लगाया, कोई मूवमेंट नहीं, तो ये भी 2, ये भी 2। ये ठीक है, समझ रहे हो ग्राफिंग, ये 1 2 ऐसे 3 4, चलो 5 तक ले लेते हैं, छोटा 1 2 3 4। ठीक है, ये न्यूटन में फोर्सेस हैं, ये भी न्यूटन में फ्रिक्शनल फोर्स है। ये फोर्स ये वाला है जो कैपिटल एफ है, इस साइड से मैं लगा रहा हूँ, और जो वाई एक्सिस पे ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो इधर से लगेगा। ठीक है, जब मैं इस डायरेक्शन में, मुझे बताओ, जब मैंने 3 न्यूटन का इधर फोर्स लगाया, माई फोर्स इज 3 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना आएगा, 3 न्यूटन। 3 न्यूटन, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रही। ऐसी 4, Yes. ऐसे 5, यानी कि ये देखो, अगर मैं इस सारे प्लॉटिंग कर दूँ तो देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है। यस सर। देखो, जितना फोर्स उतना ही फ्रिक्शन, जितना 2 फ्रिक्शन फोर्स, 3 का फ्रिक्शन 3 का फोर्स, 4 चौथे फोर्स लगाया 4 यहाँ पे, 5 का लगाया 5 यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये ब्लॉक अब रेसिस्टेंस नहीं कर पाएगा, अब ये रेसिस्टेंस नहीं कर पाएगा। इसकी लिमिट होती है, कितनी लिमिट होती है वो देखो, इसकी जो लिमिट होगी यहाँ से यहाँ तक जो फोर्सेस लगे हैं ये सब हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्सेस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने ब्लॉक रखा हुआ है, कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ। तो अगर मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा, 0। और यस सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन 5 न्यूटन है, 5 के बाद क्या होगा, अचानक से एक हल्का सा डिप आएगा। अभी देखेंगे डिप क्यों आता है, थोड़ा सा नीचे, और फिर फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तब चाहे मैं 6 लगाऊँ, 7 लगाऊँ, 10 लगाऊँ, 11 लगाऊँ, 50 लगाऊँ, ये फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे ऊपर कांस्टेंट हो जाएगी। ये बुक में ऐसा ग्राफ भी मिलता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पे एक किंक आता है, बिल्कुल किंक क्यों आता है अब इसका रीज़न जानेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारा स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन का पार्ट। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड होती है, बिल्कुल कांस्टेंट। देख रहे हो, मैं फोर्स लगाया जा रहा हूँ बट फिर भी काइनेटिक फ्रिक्शन उतने का उतना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, जितना मैं लगाऊंगा उतना वो लगा देगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, बिल्कुल कांस्टेंट, जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, कब लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी की दोनों सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब बॉडी एक दूसरे पे मूव करने लगते। ठीक है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो लिमिटिंग, सर। हाँ बताओ सर ये जो आपने बॉक्स में लिखा है वो समझ नहीं आया। कौन सा बॉक्स में लिखा है, हाँ ये बता रहा सर ये FS FL ये वाला। यस सर। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको आप समझ आएगा। देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, एक टर्म होती है μs इंटू नॉर्मल, मतलब अगर मान लो 2 kg का ब्लॉक है,
और ये जो म्यू है, म्यू इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ये दो सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि यस सर। दो सरफेस, अगर जैसे कि हमने एक फ्लोर लिया, फ्लोर पे पानी डाल दो, किसका, साबुन का पानी डाल देते हैं जैसे वॉशरूम में, तो कैसा हो जाता है, बिल्कुल स्लिपरी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसकी जो म्यू वैल्यू होती है ना, वो कम हो जाती है, ठीक है। म्यू क्या होता है, म्यू होता है दो सरफेस के बीच में कोफिशिएंट होता है फ्रिक्शन का। अगर म्यू की वैल्यू ज़्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, वो ज़्यादा खुरदरा होगा। अगर म्यू को कम कर दिया जाए तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा, वो ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू डिपेंड किस पे करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। म्यू क्या हमारा, दो सरफेसेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लो दो टाइप की होती है, ये म्यू एस बोलते हैं और एक होता है म्यू के। जब स्टैटिक होता है तो म्यू एस और म्यू के, कई बुक्स इसको सेम लिखती है बट सेम होता नहीं है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है 0.1 0.2 न्यूटन का। मान लो म्यू के की वैल्यू है 0.5 और ये ब्लॉक रख दिया मैंने 20 kg का, तो बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा, 200, और ऊपर कितना लगेगा नॉर्मल, वो भी कितना लगेगा 200, कोई और फोर्स तो है नहीं, नेट फोर्स 0। तो अब हमारे पास फॉर्मूला आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला, वो होता है म्यू एस इंटू एन, समझ रहे हो। म्यू एस इंटू एन क्या होगा, म्यू एस क्या होता है 0.5, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 200, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी 100। यस सर। इसका मतलब क्या है 100 का, इसका मतलब समझो क्या होता है कि मैं यहाँ से 10 न्यूटन लगाया, ये भी 10 न्यूटन लगाएगा, कैंसिल, मैं 20 लगाऊंगा, फ्रिक्शन 20 लगा सकता है। ये वो वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ये उस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब फ्रिक्शन इतना फोर्स लगा सकता है 100, इससे ज़्यादा वो नहीं लगा पाएगा। डायरेक्शन इसके डिपेंडेंट होती है, डायरेक्शन भी सेल्फ एडजस्टिंग होती है। अगर जैसे मैं इधर से धक्का लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, ऐसे, और इधर से धक्का लगाना स्टार्ट करूँगा तो फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसे। तो ये मैग्नीट्यूड में भी एडजस्टिंग है कि अगर मैं 10 लगाऊंगा तो 10, 20 लगाऊंगा 20, 30 लगाऊंगा 30, 40 लगाऊंगा 40, और डायरेक्शन में भी ये सेल्फ एडजस्टिंग है, इस साइड लगाऊंगा तो इस साइड, अगर मैं ऐसे, ये ब्लॉक है, अगर मैं अंदर की तरफ धक्का देने लगूँ तो फ्रिक्शन बिल्कुल पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि मैंने 10 न्यूटन लगाया कोई, तो इधर भी फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 10। अगर मैंने यहाँ से 20 लगाया 20, 30 30, 40 40, 50 50, जब मैं 100 लगा दूंगा इधर, तो इधर भी 100 लगा के कैंसिल कर देगा, मूवमेंट तो नहीं होने देगा क्योंकि नेट फोर्स हो गया 0। लेकिन अब मैं लगा रहा हूँ 110, अब मैंने फोर्स लगा दिया इधर से 110 न्यूटन का। अब ये इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई क्योंकि ये मैक्सिमम कितना लगा सकता है पीछे 100 न्यूटन। तो ब्लॉक चलेगा या रेस्ट पे ही रहेगा, चलेगा 100 न्यूटन तक तो कैसा था, रेस्ट पे रहेगा, ठीक है, 100 न्यूटन तक तो रेस्ट पे रहेगा, और ये ब्लॉक अब चलना स्टार्ट कर देगा। तो वाई डायरेक्शन में तो कोई चलना का मतलब नहीं बनता, एक्स डायरेक्शन में चलेगा, कितना चलेगा, तो 110 न्यूटन इधर, 100 न्यूटन इधर, और मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। यस सर। यानी कि अगर मैं 110 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, 100 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा और एक्सेलरेशन मेरा आएगा 0.5, समझ रहे हो, ठीक है। Yes, sir. ये होता है हमारा सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछे हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टीचर्स तक, मुझसे इंटरव्यू में पूछा था क्वेश्चन, मैं बताता हूँ तुम्हें। मान लो ये 50 न्यूटन 50 kg है, म्यू की वैल्यू इसने दे दी 0.5, म्यू की वैल्यू है हमारी 0.5, यहाँ से मैंने लगा दिया 200 न्यूटन, और क्वेश्चन पूछा था कि एक्सेलरेशन निकाल के बताओ क्या होगा।
एक्सेलरेशन निकालो और फ्रिक्शनल फोर्स निकालो कितना होगा। ठीक, करके बताओ। सर एक्सेलरेशन 0 होगी ओके, और फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.5 इंटू 500 करेंगे तो 250 न्यूटन आ जाएगा। हाँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा जरा बताओ। सर 250 न्यूटन। गलत है। अगर एक्सेलरेशन 0 है 250 न्यूटन हो जाएगा तो नेट फोर्स तो 50 का आ जाएगा ना, 200 इधर 250 इधर, तो ब्लॉक को तो चलना चाहिए। सर लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल की लिमिटिंग वैल्यू है 250, ध्यान से सुनो। फ्रिक्शन मैक्सिमम 250 हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार 250 हो। चलो देखो देखो, इसमें हम लोग FL निकालते हैं। ये जो मैंने निकाला था क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है। अगर मैं इधर लिखूँ तो 500 लगेगा, ऊपर भी नॉर्मल देखो तो नॉर्मल कितना हो जाएगा 500। तो ठीक है, म्यू एस Yes, इंटू sir. एन 0.5 इंटू 500 ये कितना हो जाएगा 250। यानी कि यस सर 250 से पहले ब्लॉक मूव भी नहीं करने वाला। ठीक है, ये चीज़ समझ आती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है कि मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन 250 का लगा सकता हूँ। डायरेक्शन वो मेरे फोर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मैं इधर से फोर्स धक्का दे रहा हूँ तो फ्रिक्शन इधर लग सकता है, अगर मैं ऐसे धक्का दूंगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम sir. वैल्यू फ्रिक्शन की कितनी हो सकती है 250, 250. लेकिन मैंने कितना फोर्स लगाया है 200 200, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इधर 200। देख रहे थे ऊपर, मैं 10 लगाया इधर भी 10 0, मैं 20 लगाया इधर भी 20 0, 50 250 मतलब इधर 50 लगाऊंगा इधर भी 50 लगेगा, नेट फोर्स 0। ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक कि मैं यहाँ से 250 ना लगा दूँ। समझ रहे हो ये बात। यस सर ठीक है, तो Yes, sir. ब्लॉक कब मूव करेगा, जब मैं 250 से ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, अगर मैंने ये ब्लॉक था 50 kg का, अगर मैंने इधर से 260 लगाया तो इधर कितना लग सकता है मैक्सिमम। अब ये हार मान जाएगा कि मेरे से तो मेरे बस की बस 250 ही है, तो 250। तो अब बताओ नेट फोर्स कितना होगा 260 माइनस 250 डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, यस सर यस सर ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इस कंडीशन में 0, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा अब बताओ 200 न्यूटन 200 न्यूटन। ठीक है, यस सर फ्रिक्शनल फोर्स तब तक उतनी ही रहेगी जब तक वो लिमिटिंग को पार ना कर जाए। ठीक है, अब मैंने बताया था इसमें छोटा सा किंक आता है, अचानक से ब्लॉक नीचे आ जाता है, ऐसा क्यों होता है वो देखो। इसका एक सीधा सा आंसर है बुक्स में जो होता है कि कोई चीज़ रुकी हुई है उसको चलाना आसान होता है, या रुकी हुई चीज़ को तेज़ी से चलाना आसान होता है, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज कराना आसान है। जैसे मान लो ये दो ब्लॉक मैंने रखे, दो आपस में कांटेक्ट में। ठीक है, ये देखने में तो ऐसे लग रहे हैं, ठीक है, बट हर चीज़ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें। माइक्रोस्कोप मतलब बहुत छोटे लेवल पे, जिस लेवल पे हमें इलेक्ट्रॉन्स दिख जाते हैं। मान लो इतने पार्ट में मैंने माइक्रोस्कोप ऐसे लगाया और बस इसी पार्ट को मैं इतने से पार्ट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला पार्ट मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो चीज़ हमें प्लेन देखने को मिलती है वो प्लेन है नहीं, वो अंदर से ऐसे 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 रफ सरफेस। ठीक है, मैं इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू बना रहा हूँ, ऊपर वाले ब्लॉक का ये और नीचे वाले ब्लॉक का बनाऊँ। ठीक है, ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। माइक्रोस्कोप लगा करके बिल्कुल इसको पार्ट में जा करके देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल सी बॉन्डिंग बना लेते हैं। जैसे कि ये मान लो ये लॉकिंग है, इन दोनों के बीच में आपस में थोड़ी सी इंटरलॉकिंग हो जाती है। ठीक है, ऐसे दो पार्ट जैसे फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस दोनों आपस में ऐसे चिपक गए समझ लो, तो इनमें बहुत वीक सा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा। यस सर यस सर
ठीक है, सबसे बहुत ज़्यादा वीक फोर्स। तो वंडरवॉल किसी भी दो सरफेस के बीच में लग जाता है, ठीक है। तो अब देख रहे हो ये वाला जो एरिया है, कई बार ये छोटा एरिया होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे पॉइंटेड होगा। तो देखो क्या होता है, प्रेशर जो होगा फोर्स अपॉन एरिया होता है, और कई का बिल्कुल ऐसे पॉइंटेड एरिया है, जैसे ये वाला पार्ट देखो बिल्कुल पॉइंटेड है। तो एरिया जितना कम होता है प्रेशर उतना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस इंटरलॉकिंग से निकालते हैं पहले, फिर इसको मूव कराते हैं, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग से निकालने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और फिर जब ये मूवमेंट करने लगता है तो उतनी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो देखो जब तक स्टार्टिंग फ्रिक्शन था, मतलब जब तक वो रुका हुआ था, तब देखो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी ज़्यादा है, लेकिन ये जब किंक नीचे आया तो ये चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसको मूवमेंट में लाना, और कोई चीज़ चल रही है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कराना कौन आसान होता है? सर चलने वाले को इंक्रीज कराना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज़ रुकी हुई होती है उन दो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग सी बन जाती है। तो उस इंटरलॉकिंग को पहले हम तोड़ते हैं, ब्रेक होगा, फिर वो मूवमेंट स्टार्ट होगी। इसीलिए ये वाला जो वैल्यू किंक इसीलिए आता है। ये जो इंटरलॉकिंग हो जाती है इनिशियली दोनों में, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और फिर जब एक बार बाहर निकल जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है, ठीक है। यस सर। तो ये होता है हमारा फ्रिक्शनल। अभी तक हमने सिर्फ स्टैटिक के बारे में जाना। अब कुछ एक टर्म्स आ जाती हैं, उसको समझ लेते हैं। एक तो अब सिर्फ पूछेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? FL, जो कि होती है म्यू एस इंटू एन, ठीक है। अब जैसे कई लोग इसको म्यू एस mg याद कर लेते हैं, नहीं mg नहीं, म्यू एस इंटू नॉर्मल याद रखना है, mg नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक होता है, ये नॉर्मल, और ये होता है हमारा mg। तो नॉर्मली क्या बन जाता है हमारा? mg के बराबर। तो अब हम लोग कई लोग इसको ऐसे याद कर लेते हैं, नहीं ये मत याद है, ऐसे करोगे तो बाकी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं ये लिखूं कि चलो इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमने एक फोर्स लगाया, ये ब्लॉक है मान लो 20 kg का, और मैं यहाँ से एक फोर्स लगा रहा हूँ 37 डिग्री पे, 37 मतलब क्वेश्चन ले लो, कुछ भी ले लो, 30 डिग्री ले लो। 30 डिग्री पे मैंने फोर्स लगाया, ये भी मेरा 200 न्यूटन, sin 30 45, ठीक। 30 डिग्री पे फोर्स लगाया, और ये जो म्यू की वैल्यू है यहाँ पे वो 0.2 है। तो एक्सेलरेशन बताओ और फ्रिक्शनल फोर्स बताओ, कैसे करेंगे ये एक पार्ट में करा देता हूँ, उसके बाद देखिए, ठीक है। तो इस पर फोर्स एनालिसिस करते हैं। चलो इस पे नीचे कितना फोर्स लगेगा? mg 200, मतलब mg के बराबर लगेगा, दैट इज 200 ले लो, चलो ठीक। यस चलो mg लिखते हैं। ऊपर ये ब्लॉक, ये जो सरफेस पे रखा हुआ है, ये ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, यस सर। ठीक। अब देखो ये जो मैंने F लगाया है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट तो इसको इधर लेके जाएगा, कितना है? F cos 30, ठीक है। और एक Yes, कंपोनेंट yes, इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, कौन सा? 200 sin, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। नो नो सर। सर। ठीक है। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बनाना चाहूँ, बस ये समझने के लिए मैं बना दे रहा हूँ, दोबारा नहीं बनाऊँ। तो मतलब ऊपर लगा है नॉर्मल, ऊपर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है कि कौन सा? 200 sin 30। इस साइड एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? 200 cos 30। और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? mg, यानी कि 200, ठीक है। यस सर। अब इसके लिए इक्वेशंस लिख सकते हो। यस सर। दूसरी अच्छा। बात, एक चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ी कि जब ये राइट साइड स्लाइड होने स्टार्ट करेगा तो इसके पीछे एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन, ठीक है। इसको भूल गए, ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। चलो, फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा। कि कैसे पता लगेगा? कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यस सर। अगर मेरी स्लाइडिंग फोर्स
मतलब जो फोर्स चाहता है इसको पे स्लाइड करवाना, अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो क्या मूवमेंट होगी? नो सर। नहीं होगी। सर अगर वो ज़्यादा है तो मूवमेंट होगी। तो पहले जो फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं वो कितनी होती है? म्यू एस इंटू एन। और स्लाइडिंग फोर्स Yes. कितना है? 200 cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। यही होता है ना? यस सर यानी sir. मेरा स्लाइडिंग फोर्स है 100√3 और म्यू एस इंटू एन। एन के लिए पहले तुम्हें नॉर्मल निकालना पड़ेगा। ज़रा बताओ नॉर्मल कैसे निकले हुआ? यहाँ पे mg लगाते हैं तो देखो गलत हो जाता है। देखो ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स है? नॉर्मल प्लस 200 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो नॉर्मल Yes, साइन sir. 30 हाफ, तो ये 100 हो जाएगा। यस सर नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई? 100। ये चीज़ समझ आई? इसमें तो डाउट Yes, नहीं sir. है। नो सर ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? म्यू एस यानी कि 0.2 इंटू नॉर्मल। अब देखो mg लिख देते हैं यहाँ पे तो 200 आ जाता है, जो कि गलत हो जाता है। नॉर्मल कितना हमारा? 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 20 यानी फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है मेरा? 20। और मैं कितना लगा रहा हूँ? 100√3। तो 100√3 तो ग्रेटर है। यस अब सर Yes, बताओ sir. मूवमेंट होगी? यस सर यस सर। तो कैसे लिखेंगे? 100√3 माइनस पीछे कितना लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स देख रहे हो? दिस Yes. माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 20 इज इक्वल टू मास। मास कितना? 20 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर लो, कितनी आएगी? 100√3 माइनस 20/20। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, यस सर एक क्वेश्चन लिख। ब्लॉक ऑफ मास m, इसके फ्रिक्शनल सरफेस है म्यू। इस पे मैंने एक फोर्स लगाया P एट एन एंगल थीटा। मुझे फ्रिक्शनल